आपने बड़ी अच्छी बात कही और मुझे दो पंक्तियाँ एक श्लोक के रूप में विद्यापति की पुरुष परीक्षा से मैं माननीय राज्यपाल जी के लिए कहना चाहता हूँ कि लभ्यन्ते पुरुषाकारः पुरुषः खलु दुर्लभः वक्ष्यमाणेन चिह्नेन निखिलेनोपलक्षितः। कुछ आकार में पुरुष की तरह दिखते हैं, लेकिन जो पुरुष अंदर से गुणी होता है, जिसको देख करके आप में वो भाव आए कि हाँ सामने कोई पुरुषार्थ युक्त पुरुष हमारे बीच विद्यमान है, वो माननीय राज्यपाल महोदय जी को देखकर हम सबको हुआ। आप सबसे आग्रह है कि एक बार दोबारा करतल ध्वनि से उनकी इस विनम्र उपस्थिति के लिए हम सब उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करें। आप सबकी अनुमति से और आप सबकी सहमति से मैं अब रतीश नंदा जी को बुलाना चाहता हूँ, और एक आग्रह के साथ कि यह जो मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल होता है, जो इसका वेन्यू है राजनगर, आप परिचित हैं वहाँ की खंडहर में तब्दील होती वहाँ की परंपरा से, कि आप जिस भी तरीके से हमारा मार्गदर्शन करके या किसी और माध्यम से उस जगह को रिवाइव करने में कुछ यदि इस मंच और इस फोरम की आप मदद कर सके तो हम आपके आभारी होंगे। हम आपके उद्बोधन के लिए उत्सुक हैं। रतीश नंदा जी। आदरणीय राज्यपाल जी, जोशी जी, प्रोफेसर दुबे, प्रोफेसर ठाकुर, जोशी जी ने जो कहा उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं है थोड़ी भी अंग्रेज़ी बोलने की। मुझे बहुत गर्व है, आज मैं इधर मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के ओपनिंग फंक्शन पे हूँ। सविता जी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। ये जब आपने मुझे पहले फ़ोन पे बताया इसके बारे में, मैं बहुत उत्सुक था मधुबनी खुद जाने के लिए। वो इस साल हो नहीं पाया, ज़रूर कोशिश करेंगे कि अगले साल आपके फेस्टिवल से पहले हम पहुँचें वहाँ। ये जो फेस्टिवल आप करना चाह रहे हैं आप लोग, इसमें जितना छोटा छोटा काम आप कर सकेंगे, बहुत आगे जाके बहुत बड़ा एफर्ट बनेगा। बहुत जैसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आपने देखा है कि पूरी दुनिया में शोर है, और जयपुर में भी काफ़ी उसका इफ़ेक्ट है, काफ़ी मतलब कि काफ़ी चीज़ें सुधरी हैं और जयपुर की रेपुटेशन भी सुधरी है। हिंदुस्तान में जैसे कि दुबे साहब ने, ठाकुर साहब ने कहा, हिंदुस्तान का कल्चर जो है बहुत डाइवर्स है। ये तो साफ सी बात है, पूरी दुनिया में सबको पता है कि इतना डाइवर्स कल्चर, इतना प्लूरलिस्ट कल्चर और इतना रिच कल्चर शायद किसी भी देश में नहीं है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, हम सबको पता है इसकी बात करने। पर ये हिंदुस्तान में थोड़ी हम अपने आप को रिच कल्चर तो जानते हैं, ऐतिहासिक जानते हैं, बट ये थोड़ी शर्म की बात है कि हमारे यहाँ जो बिल्ट हेरिटेज है, जो इमारतें हैं, उनका देखरेख बहुत ही मिनिमल है। आप लोग न्यूयॉर्क से सीमित हैं। न्यूयॉर्क में हिंदुस्तान से 2 गुना ज़्यादा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं। पूरे हिंदुस्तान में 10-15 हज़ार ऐसी बिल्डिंग हैं जिसको स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, और न्यूयॉर्क में 30 हज़ार है। तो ये कहाँ की बात है? अब हम कहते हैं हम गरीब देश हैं या हम हमारे पास इतना पैसा नहीं है, पर जो लोग न्यूयॉर्क और यूरोप में बैठे हैं वो पैशन से कुछ नहीं करते, वो पूरा कैलकुलेशन से करते हैं कि कितना पैसा लगाएंगे तो उसकी इतनी आमदनी होगी हमारे को। और ये पूरी यूरोप में, अमेरिका में डेमोन्स्ट्रेट कर दिया गया है कि कंजर्वेशन पे जो पैसा लगता है उससे कई सरकारी ऑब्जेक्टिव, जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं, वो मीट होते हैं। वही हम लोग इधर निज़ामुद्दीन बस्ती और हैदराबाद में गोलकुंडा किला पे करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ 10 साल से। और आप लोगों को मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आके हमारे साथ 1-2 दिन इधर ही गुजारिए, देखिए क्या हो रहा है और उसको कैसे आगे मधुबनी में और राजगीर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमको हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान का तरीका है, जो हिंदुस्तान की ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से हम सिर्फ इमारतों पे एफ़र्ट या ब्रिक ऑफ मॉर्टर जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, इमारतों पे सिर्फ एफ़र्ट करके लोगों को भूल नहीं सकते। उसी तरह जो हमने हज़रत निज़ामुद्दीन बस्ती में जो काम किया है, उसमें हमने 60-70 ऐसी इमारतों को मरम्मत की है। 60-70 इमारतें, जिनमें से करीब 30 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रोटेक्टेड हैं, नेशनल मॉन्यूमेंट कहलाती हैं, पर काफ़ी ऐसी जो नहीं हैं।
इसी काम में आप मानेंगे नहीं, कुछ 14 लाख मैन डेज ऑफ वर्क, मतलब कि जो कारीगरों ने काम किया है 14 लाख दिन, ये कोई बहुत बड़ी बात है। आजकल रोज़गार एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है हर गवर्नमेंट के लिए, और हम क्योंकि हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं और हिंदुस्तानी टीम है और हिंदुस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के थ्रू, तो हमने दिखाया है कि ना करीब 75-80% जो हमारा खर्चा होता है वो कारीगर की तनख्वाह पे होता है। और वो कौन सा देश है, कौन सा शहर है, कौन सी गवर्नमेंट है जो ये नहीं चाहेगी कि लोगों को रोज़गार मिले। उसके बावजूद जो मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया कैंपेन है, मेक इन इंडिया हमारा 100% मेक इन इंडिया होता है। सारा काम, मटेरियल भी यहाँ से आता है, आदमी भी यहाँ से आता है, कारीगर भी यहाँ से आता है, और सारा काम और सस्टेनेबल है। आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करिए, आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो एक बार हुमायूं का मकबरा हमने ठीक कर दिया, जितने पैसे उसके गार्डन को ठीक करने में लगे उतने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 9-10 महीने में एक्सेस टिकट सेल से रिकवर कर लिए, और उसके बाद रिकवर करते जाएंगे कई सालों से। जो हमारे यहाँ बिलीफ है, जिस तरह हम अपने बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं उस तरह हम अपनी इमारतों का ध्यान हिंदुस्तान में अभी नहीं रखते। तो हमने ये डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है कि इससे करने से जो गवर्नमेंट के काफ़ी ऑब्जेक्टिव हैं वो मीट होते हैं, टूरिज़्म इंक्रीज़ होता है। जब हमने काम किया, हुमायूं टूम पे काम करना शुरू किया, तो साल के 1,60,000 विजिटर आते थे हुमायूं टूम। आजकल की डेट में 22-23 लाख लोग आते हैं। क्यों आते हैं? खंडर देखने कोई नहीं आता है, क्योंकि वो ठीक ठाक कंडीशन में है। जिस तरह पुरानी तरीके से उसको ठीक किया था, बनाया था, उन्हीं कारीगरों ने उन्हीं औजार से, उसी मटेरियल से उनको ठीक किया है। और यही ना सिर्फ निज़ामुद्दीन या राजगीर या मधुबनी, पूरे देश में हमारे यहाँ ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनकी मरम्मत से हम पूरे शहर का बदलाव कर सकते हैं। अभी आशिमा जी बोल रही थी आगरा का कुछ किया जाए। आगरा 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आगरा में कोई गरीब रहे, इतना रिचनेस है। तो आगा खान साहब ने ये पिछले 30 साल से काफ़ी 30 देशों में हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि जिस तरह पढ़ाई लिखाई करके बच्चा बड़ा होके प्रोग्रेस करते हैं, डेवलप करते हैं, अपनी फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करते हैं, उसी तरह ऐतिहासिक जैसे मधुबनी है जहाँ का आर्ट है बहुत फेमस है, बिल्डिंग्स हैं जो इतना मतलब कि इटालियन रेनेसांस एंड ऑल ऑफ दैट कि कहीं शायद देश में और कहीं ऐसी इमारतें नहीं हैं, यूनिक हैं। उनको लेके डेमोन्स्ट्रेट हमने बारी यहाँ से नहीं, कनाडा, पेरिस, माली, कायरो, जिम्बाब्वे, सब जगह डेमोन्स्ट्रेट किया है कि इनके ऊपर पैसा लगाने से, थोड़ी मेहनत करके काफ़ी शहर को, देश को तरक्की हो सकती है। तभी मैं कहूँगा सरिता जी से कि ये जो मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल है, इस पे बहुत फोकस किया जाए, इसको जितना सपोर्ट। और हम क्यों इधर निज़ामुद्दीन में हम क्यों कर पाए हैं? क्योंकि हमारी अग्रीमेंट्स जो हैं वो सरकार के साथ हैं, कॉरपोरेट्स के साथ हैं, ट्रस्ट के साथ हैं। तो हमने वी हैव बिकम अ ब्रिज ऑफ पार्टनरशिप्स। हमने दैट हैज़ बीन द क्रिटिकल थिंग। हम अकेले नहीं हैं, टाटा ट्रस्ट भी हमारे साथ हैं, इंडिगो भी हमारे साथ हैं, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब हमारे इस काम को रिकग्नाइज करते हुए हाल ही में इस सरकार ने आगा खान साहब को पद्म विभूषण से सजाया गया है, फॉर विच वी आर वेरी ग्रेटफुल। एंड वो हम होप कर रहे हैं कि ये जो मॉडल है इसको लेके पूरे देश को कि इतिहास को उसी तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह हम अपने घर पे अपने बुजुर्गों का, हिंदुस्तानी जो कल्चर है उसका ट्रीट करें। ये बर्डन नहीं है, हमारी ऐतिहासिक इमारतें बर्डन नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है इस देश को सुधारने के लिए, इस देश की जो ज़रूरतें हैं उनको सबको मीट करने के लिए। तो कुछ हद तक आप लोगों ने सुना होगा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि जो हज़रत निज़ामुद्दीन बस्ती, हुमायूं टूम, सुंदर नर्सरी में हम लोग काम कर रहे हैं, उस काम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स सबका मीट हो रहा है। क्योंकि हमने सिर्फ इमारतों में मरम्मत नहीं की, हमने स्कूल बनाए हैं, हमने सीवर लाइन डाली हैं, हमने 200-250 घरों में टॉयलेट बनाए हैं, हमने हेल्थ प्रोग्राम, हमारे हेल्थ क्लिनिक जो हमने बनाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, कुछ 4.5 लाख लोग उधर इंडिविजुअल पेशेंट्स कुछ पिछले सालों में आ चुके हैं। हालांकि बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन की पॉपुलेशन सिर्फ 20
30,000 है। तो ये हमने दिखाया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ये सब चीज़ें हिंदुस्तान में एक साथ करनी पड़ेंगी। हम सिर्फ ये नहीं कर सकते कि हम इमारतें ठीक करेंगे और बेचारा गरीब रहेगा और हेल्थ एक्सेस नहीं होगा, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे वगैरह वगैरह। फिर से आपने जो हमारे ऊपर सवाल रखा, हमारे लिए सबसे आसान है कि जो लर्निंग्स हैं उनको आपके साथ शेयर किया जाए, आपके पास मधुबनी आया जाए, आपको एडवाइस किया जाए कि कैसे कैसे हो सकता है, आपके साथ और पार्टनरशिप्स का इंतज़ाम किया जाए। और ये मुश्किल नहीं है जो हमने काम किया। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि आगा खान ने काम किया, आगा खान के पास बहुत पैसे हैं। पैसे की किल्लत सबको होती है। आगा खान साहब ने बहुत पैसा लगाया, पर 30 कंट्रीज़ में हम काम करते हैं, तो एक एक पैसे का रिपोर्टिंग होता है। आप मान सकेंगे कि जिस दौरान हमने पिछले 10 साल में हुमायूं टूम पे काम किया, उसी दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लाल किले में कम से कम 3 गुना खर्चा किया है। तो पैसा इज़ नॉट द ओनली थिंग। पैसा आप लोगों की जैसे मेहनत है ये लिटरेचर फेस्टिवल करने में, वो सबसे बड़ी चीज़ होगी। और छोटा शुरू करिए तो आगे जाके बड़ा हो जाएगा। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि अगर इसी तरीके से आप लोग करते रहे तो ये जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट हो सकते हैं, और उसमें हम जितना टेक्निकली सपोर्ट कर सकेंगे वो करेंगे। जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अतीश जी। और मैं श्रोताओं को ये भी बताऊं कि जो हुमायूं टूम के आसपास की जगह है, जो ज़मीन है, उसको आगा खां ट्रस्ट ने अपने बलबूते और सोसाइटी को साथ में लेकर के जितनी जगह खाली करा करके भारत सरकार को दी है, शायद उसके लिए भी इनके कृतज्ञ होना चाहिए। इन्होंने बहुत सारी ज़मीन खाली करा कर पार्किंग और बाकी सारी चीज़ें डेवलपमेंट की हैं। और निज़ामुद्दीन बस्ती में लोगों की सहभागिता, मतलब कोई भी काम आप आइसोलेशन में नहीं करते हैं, कोई बाहर से टेक्नोलॉजी या बाहर से एक्सपर्टीज़ लाकर नहीं करते हैं, आपको स्थानीय लोगों को चलना पड़ता है। आपने जो आश्वासन दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। 2-3 छोटी बातें इससे पहले कि मैं औपचारिक रूप से सम्मान्य राज्यपाल महोदय से आग्रह करूं कि इसका उद्घाटन करें। कुछ बातें हुई जो, चूँकि मैं खुद मिथिला से हूँ, इतिहास का छात्र हूँ, भारतीय दर्शन के जो 6 स्कूल हैं, षट दर्शन हैं, उसमें से 4 की उत्पत्ति मिथिला में हुई। एक तो ये। दूसरी बात ये कि मुझे कभी कभी तकलीफ़ होती है, इसलिए कि मैं आप सबका छोटा हूँ, आप जितने मंचस्थ हैं, कि मुझे अपने किसी साहित्य में, अपने किसी स्रोत में भारत को विश्वगुरु कहा गया, लिखा गया आज तक नहीं मिला है। यदि किसी को मिले तो मुझे शेयर करिएगा, आई विल बी वेरी मच डिलाइटेड। हमें विनम्रता बहुत थी। तक्षशिला की बात चली, एक जातक है महाउमग्ग जातक, जिसमें मिथिला का एक श्रेष्ठी का पुत्र, एक वहाँ के व्यापारी का पुत्र मिथिला से तक्षशिला जाता है और वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके आता है। मिथिला सिर्फ विद्या सृजित करने का, विद्या की सर्जना का केंद्र नहीं था, विद्या अर्जित करने का भी केंद्र था। तो किसी को भी ये नहीं होना चाहिए मन में, चाहे मिथिला के आप हों या भारत के किसी भी हिस्से से हों, कि आप पर्याप्त जानते हैं या आप सब कुछ जानते हैं। हमेशा आपको विद्या अर्जित करने या उसको और परिष्कृत करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। और तक्षशिला, माफ़ कीजिएगा, कोई इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये इंटरनेशनल सीट ऑफ लर्निंग थी, जिसको हम सब ने, पूरी मानवता ने बनाया था। किसी एक देश की सीमा या किसी एक राज्य या प्रांत या किसी राज्य या किसी राजा के, एक राजा के या 10 राजा के अनुदान से नहीं चलता था। हमको फिर से वो माहौल बनाना है। और मैं तो चाहता हूँ कि जिस तरह से उमग्ग मधुबनी से, मिथिला से तक्षशिला पहुंचा था, हम एक बार इस लिटरेचर फेस्टिवल को दोबारा तक्षशिला लेकर के जाएं और उस ज्ञान परंपरा को जो इस पूरे क्षेत्र की, इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक थाती है, उसको दोबारा से हम शुरू करें। मैं अब अपने माननीय मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करूंगा कि इस मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के उद्घाटन की घोषणा करें, और हमने उनसे आग्रह किया है कि वो हमारे लिए ये मैथिली में करेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय। प्रोफेसर मनेंद्र नाथ ठाकुर जी, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, श्री रितीश नंदा जी, डॉक्टर RS दुबे जी, देवी और सज्जनों, सबसे पहले सविता जी को बहुत धन्यवाद। और
मुझे लगता है कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए कि मेरी वजह से वो मजबूर हुई कि उन्होंने यहाँ आज ओपनिंग रखी है। मेरी बिल्कुल वाकई में मजबूरी थी, लेकिन मेरा ये वादा है कि जैसे ही मौका मिलेगा, कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम हो, मैं आपने क्या नाम बताया था? जी, राजनगर, जिसे आपने कहा कि वो मिथिला से जो संस्कृति, जो ज्ञान उपजा है, उसकी एक तरह से राजधानी है। तो मैं ज़रूर, निश्चित ही, और कोई बड़ा कार्यक्रम करने की ज़रूरत नहीं है, छोटा मोटा कुछ भी होगा और आप मुझे कहेंगे, मैं ज़रूर आपके यहाँ हाज़िरी लगाऊंगा। और ये कहने के बाद पहले मैं इसकी औपचारिक आरंभ हो इस फेस्टिवल का, उसके लिए कहना चाहूँगा कि हम मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल 2019 के सार्थक आ सफल आयोजन के कामना करेत एकर शुभारंभ के घोषणा करेत छी। इस पे मुझे याद आता है कि असल में लिटरेरी फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल क्या है? आप अक्षर का, शब्द का, ज्ञान का, विद्या का, साहित्य का, कला का, नाट्य का, नृत्य का, आप इसका समारोह मना रहे हैं। यही है ना? और मैं ज़्यादा नहीं कहता आपसे, चूँकि कई बातें कही, ज़रा गौर करिए। आखिर ये क्यों हुआ कि 6 जो दार्शनिक हमारे फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं, 4 की उत्पत्ति मिथिला से हुई है। मिथिलांचल में रहने वाले लोगों को, खुद को, कितनों को ये बात मालूम है? ज़रा बताइए, ये क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैं बहुत साल तक बहुत परेशान होता था, ये पब्लिकली नहीं, ज़ाती तौर पे मुझे ये प्रश्न बहुत परेशान करता था कि जिस संस्कृति ने अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि की कल्पना दी है दुनिया को, कहा वही परम सत्य, वही ब्रह्मा, वही आपके अंदर निवास करता है, वही मेरे अंदर निवास करता है। दुई का भाव खत्म करने का प्रयास किया इस सभ्यता ने। क्यों? कि हमारे उपनिषद ने ये बताया, द्वैत यादा वे भय भवती, दूसरे से इंसान को डर लगता है। तो हमारी सभ्यता का अगर एक कोई, जिसके कहना चाहिए अंडरलाइन किया है, तो वो क्या है? स्वामी विवेकानंद के शब्दों को याद कीजिए, माई मिशन इज वेरी सिंपल एंड कैन बी पुट इनटू सिंपल वर्ड्स। मेरा मिशन बहुत आसान है और बहुत आसान शब्दों में बताया उसको व्याख्या की जा सकती है। वो आसान शब्द क्या है? My mission is to preach unto mankind their divinity and its manifestation in all movements of life. हिंदुस्तानियों को नहीं, पूरी मानवता को ये बताना है कि वो अपने आप को, किसी भी व्यक्ति को अपने आप को कम करके देखने की जरूरत नहीं है। वो प्रकृति का, इस सृष्टि का शाहकार है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दिव्यता का निवास है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या है कि ब्रह्म अहम की
कि जो अज्ञान की परतें हैं उसके नीचे छुपा हुआ है। तो वो कैसे हटे, उसका तरीका बताया, तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या है? नॉलेज है दहो मिति या बुद्धिर विद्या सा प्रकीर्तता ना हम देहश्ची दातमेत बुद्धि विद्यते पिरकति। ये जब लंका फतेह हो गया तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अब कहाँ लौट के अयोध्या जाना है? नहीं, ये तो दूसरा है, ये तो है जब जिस वक्त जा रहे हैं उस वक्त का है, ये उस वक्त का है जिस वक्त जा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी, उनका टेम्परामेंट ज़रा थोड़ा ज़्यादा है। पिता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, वो जिम्मेदार मानते हुए वनवास के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं जो अवांछनीय हैं। उस वक्त भगवान राम उन्हें बताते हैं, कहते हैं वन में जाने का कष्ट है, होगा ना वन में जाने से शरीर को। मैं ये शरीर हूं जो ऐसा समझते हैं वो अविद्या का शिकार है। मैं चैतन्य आत्मा हूं जो ये जानते हैं उनके पास विद्या है। तो ये क्यों? हमने जब हर किसी के, इंसान तो छोड़िए, जो दूसरे जीवित हैं उनमें भी हमने दिव्यता का रूप देखा। तो फिर ये कैसे हुआ, जो मैं पिछली बात की तरफ लौट के आ रहा हूं, ये कैसे हुआ कि हम अपनी विरासत के बारे में ही भूल गए? ये इसलिए मैं बहुत परेशान होता था इस सोच के, ये ज्ञान महिलाओं को नहीं दिया जा सकता, फलां जाति को नहीं दिया जा सकता, फलां जाति को नहीं दिया जा सकता, फलां को नहीं दिया जा। क्यों हुआ? इसका सबसे खूबसूरत, इसके बारे में स्वामी रंगनाथनंद जी, जो रामकृष्ण मिशन के चीफ थे, चंद सालों पहले, एक दिहाई के करीब हुआ उनका देहांत हुए, मेरे ऊपर उनकी बड़ी कृपा थी। उनके एक लेख में इसका जवाब मिला, और स्वामी विवेकानंद ने भी इसके बारे में कहा है, लेकिन उतना विस्तार से नहीं जितना स्वामी रंगनाथनंद ने कहा है। उन्होंने कहा कि भारत का जब सभी सभ्यताओं को ऊंचा नीचा तो आता ही रहता है, उस पतन के दौर में हमने बाय dint of royal authority and by force of customs and practices, हमने इसमें राज सत्ता का भी उपयोग किया। हमने ऐसी परंपराएं बनाई जिसमें हमने देश की एक बड़ी आबादी को ज्ञान से वंचित कर दिया, और ये हमारे पतन के काल में हुआ है, ये हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है। उन्होंने श्रीमद् भागवत का एक कोट दिया है जहां उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो किसी दूसरे से ज्ञान को छुपाए, उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है सरस्वती खल्व, विलेन ऑफ सरस्वती। तो सरस्वती का उपासक सरस्वती का विलेन नहीं हो सकता। अगर आप ज्ञान छुपा रहे हैं तो भले आप मां सरस्वती की आरती उतारिए, लेकिन फिर आप उपासक नहीं हैं ज्ञान के, मां सरस्वती के, फिर आप सरस्वती के खल्व हैं। ये स्वामी रंगनाथनंद ने बड़ा खूबसूरत उनके एक लेख में ये आता है। और हमारे यहाँ तो दुनिया में दूसरी संस्कृतियों में इतनी सारी भाषाएं, बोलियां या कोई भी विविधता, उससे लोग परेशान होते थे।
विविधता को स्वीकार करने का इतिहास पूरी दुनिया में, भारत को छोड़ के जो बाकी दुनिया है उसमें बहुत, अगर आप पीछे की तरफ खींच तान के ले जाइए तो भी 200 साल से पीछे नहीं जा पाएंगे आप। हमारे देश में तो हमारी जो सभ्यता की जो यात्रा शुरू होती है वो विविधता की स्वीकार्यता के साथ होती है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। क्यों? एक नैसर्गिक तथ्य है, उसको स्वीकारा है। और वो तथ्य क्या है कि इंसान, कोई एक माँ बाप से पैदा 2, 3, 4 बच्चे, उनकी भी शक्लें एक जैसी नहीं होती, उनकी भी सोच एक जैसी नहीं होती, उनका भी टेस्ट एक जैसा नहीं होता। तो परिवार में अगर सौहार्द रखना है तो एक दूसरे के साथ, एक को दूसरे जैसा बनाने की कोशिश नहीं करना है, एक उनके बीच में सौहार्द पैदा करना है, स्वीकार्यता पैदा करनी। ये कोई और कारण नहीं है। अगर इकबाल जब कहते हैं यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहाँ से बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, वो कुछ बात कुछ और नहीं है। वो कुछ बात यही है कि हमें विविधता ने कभी परेशान नहीं किया। हमने तो विविधता को एक नैसर्गिक तथ्य माना है कि कोई 2 व्यक्ति, मैं कहता हूं आपसे, एक ही परिवार के, बहुत आस्थावान परिवार, किसको भी मानता हो, जिसको वो मानते हो, उस परिवार के 4 सदस्यों को, 6 सदस्यों को एक कागज उनके हाथ में दीजिए, कहिए कि जो तुम्हारे इष्ट देव है जरा उनके बारे में 10 लाइनें लिख दो। दो की भी एक जैसी नहीं होंगी। कहते हैं कि सभी ये खुदा की किताब है, बेशक खुदा की किताब है, लेकिन जो दिमाग इसको समझ रहा है वो तो इंसान का है, तो उसकी जितनी समझ है उतना ही तो समझेगा वो। मैं अपनी समझ को खुदा का कानून बताने लगूं, समस्या वहां पे पैदा होती। ये मेरी समझ है उस किताब की जो खुदा की किताब है, लेकिन मेरी समझ तो लगातार विकसित होती है ना। आज जो है, आज वाली को मैं फाइनल करके कहूं कि बस ये मोहर लगा दी यही रहेगा, तो ये तो खुदा की किताब के साथ भी जुल्म है। इसलिए कि अगर उसकी दुनिया हर लम्हा बदल रही है तो उसका संदेश भी बदलेगा। एक हिंदी के कवि ने क्या खूबसूरत बात कही है, कहा कि गौर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, एक बानी, एक वाणी, एक बानी, एक पत्नी। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, माखन चोर, चित चोर, रंछोर, दोनों एक के ही अवतार हैं। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, दूसरा लीला पुरुषोत्तम है। चूंकि युग के अनुसार उन्होंने वो किसी नियम को तोड़ने को तैयार नहीं थे। बाप भी ये चाहते थे कि मैंने जो वादा किया है अपनी पत्नी को, राम उसको मानने से इनकार कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। स्टिकलर फॉर रूल्स। और अगर जब आप महाभारत पढ़िए तो लगता है कि कोई नियम ऐसा है ही नहीं जिसकी कमर टेढ़ी ना करी हो भगवान कृष्ण ने। लेकिन इसमें समानता क्या है? समानता ये है
apparent methodology there is contradiction. Underlying unity क्या है? दोनों में से एक ने भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ नहीं किया। जो कुछ किया वो लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए किया। तो हमने ही हमेशा ये माना है कि विविधता, कैसा खूबसूरत बात कही है। मुझे अभी यहीं बैठे बैठे ध्यान आया, तो मुझे मैंने अपने आईपैड में देखा, वो मिल गया मुझे। ये कभी कही गई है ये बात, सर्वज्ञम तद अहम बंदे परण ज्योतिष तपो अहम पिरवर्तायन मुखाद देवी सर्वभाषा सरस्वती। जितनी दुनिया की भाषाएं हैं, ये सब, अंग्रेजी का लफ्ज़ ज़्यादा अच्छा रहेगा चूँकि हम भाषा और बोली में हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड आर डायलेक्ट्स ऑफ मदर सरस्वती। जितनी भाषाएं, try to learn as many of them as possible to understand the culture which they represent. हर भाषा एक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। जितनी क्षमता है मेरे अंदर, उतनी भाषाएं सीखने का मुझे प्रयास करना चाहिए। मुझे एक हदीस याद आ रही है। हदीस कहते हैं प्रोफेटिक नरेशंस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों को जो इकट्ठा किया गया उसको हदीस कहा गया। उन्होंने कहा कि तुम you learn any foreign language, and if you learn that language, you gain proficiency in that language, then you shall be protected from the mischief of those who speak that language. Because there is no effective medium to understand the psyche of a people than the language which they speak. Language में शब्द नहीं, language में मुहावरे भी होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, इडियम्स होते हैं, जो किसी भी उस भाषा के बोलने वालों की मानसिकता का परिचय देने के लिए उससे बेहतर माध्यम कोई और हो नहीं सकता। तो मुझे बहुत खुशी है, और सविता जी मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। मुझे इतनी खुशी है कि आप इतने लोग जमा हैं। दिल्ली में तो पार्लियामेंट भी 11 बजे शुरू होती है। हाँ, हम तो ज़माने से वहाँ पे रहे तो मालूम है 11 बजे दिल्ली में यहाँ जो काम का वक्त शुरू होता है वो 11 बजे शुरू होता है, और संडे के दिन तो मेरे ख्याल से 11 बजे भी नहीं होता, कोई नहीं करता 11 बजे। अगर 10 बजे यहाँ 10 लोग भी थे तो ये आपकी बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए मैंने आते ही कहा बिल्कुल भी मत घबराइए, और अब तो आपका हॉल काफ़ी भर गया। तो मतलब मुझे खुशी ये हो रही कि दिल्ली में मिथिला का साहित्य समारोह हो और इतने लोग हों, मुझे ये बड़ी आशा दे रही है ये चीज़। एक और चीज़ पे बोलूँगा, चूँकि हमारे झा साहब ने विश्व गुरु की बात करी, बिल्कुल सही बात है, ये मैं सहमत हूँ। ये विश्व गुरु की उपाधि नहीं दी किसी ने, लेकिन विश्व गुरु क्यों हमने क्यों ये शब्द चलन में आया? 9वीं और 10वीं शताब्दी में जब अभी यूरोप में रेनेसां शुरू नहीं हुआ था, उस वक्त मिडिल ईस्ट, क्या कहते हैं सब मिडिल ईस्ट को, जो अरब देश हैं जी, यहाँ पे उस वक्त बड़ा भारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी थी। इतिहास भी लिखा जा रहा था। बगदाद में दारुल हिकमा के नाम, बैतुल हिकमा
हाउस ऑफ विजडम के नाम से संस्था बनाई गई, जिसे आज की तारीख में हम एक बड़ी मॉडर्न यूनिवर्सिटी भी मान सकते हैं, बड़ी एकेडमी मान सकते हैं। वहाँ के खलीफा ने एम्परर जस्टिनियन को ख़त लिखा। यूरोप में अभी रिनेसा नहीं शुरू हुआ, यूरोप उस युग में है उस वक्त जहाँ उन्होंने प्लेटो की 800 साल पुरानी एकेडमी में ताला डाल दिया है, ये कह के कि ये दिस इज़ पेगन नॉलेज। तो ये खलीफा एक ख़त इसको इसके लोग सुझाते हैं बैतुल हिकमा बनने के बाद। तो ये उनको एक ख़त लिखता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बहुत किताबें हैं जिसमें तुमने ताला डाला हुआ है, क्या इसमें से कुछ तुम हमें दे सकते हो? 3 दिन काउंसिल की, इतिहास पढ़िए, 3 दिन काउंसिल की मीटिंग चली और उन्होंने कहा कि ये अरब इस वक्त बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं, इनको भ्रष्ट करने के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है, ये कुछ किताबें मांग रहे हैं, सारी इन्हीं को दे दो। और कई मील का ऊंटों का कारवां किताबें बताती हैं चला, जब उन्होंने पूरी लाइब्रेरी उन्हें शिफ्ट कर दी। ये तो हिस्ट्री में बहुत जगह मिलता है पढ़ने को। लेकिन ये काम हुआ है 9th सेंचुरी में। अरबों का जहां उनकी बौद्धिक जो उनकी सरगर्मियां हैं, उसकी शुरुआत नवी में नहीं होती। जो 8वीं सदी का जो अगला आधा हिस्सा है, उसमें सिंध से एक कनक नाम का पंडित कुछ किताबें लेके बगदाद पहुंचता है। उसमें एक किताब है जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत के कुछ पोर्शंस को ट्रांसलेट करके मंसूर जो उस वक्त खलीफा है उसको सुनाया जाता है। वो इतना फैसिनेट हो जाता है वो सुन के कि अरबों में एक आदमी जो बहुत ज्ञानी माना जाता था और जिसकी धाक थी, वो उसको बुलाता है और कनक को उसके साथ करता है और कहता है इस किताब का अनुवाद अरबी में करो। अरबों की हुकूमत कैपिटल बगदाद भी है और अरबों की ही एक ब्रांच जिनके आपस में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वो स्पेन पे भी राज कर रहे हैं। स्पेन के खलीफा को पता चलता है कि ये कोई बड़ी ज़बरदस्त किताब है जो हिंदुस्तान से आई है और जिसका अरबी में अनुवाद हो रहा है, लेकिन दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो वो बड़ी भारी रिश्वत देके उन लोगों को जो लिखते थे, उस ज़माने में प्रेस तो था नहीं, प्रिंटिंग प्रेस, बड़ी भारी ह्यूज ब्राइब देके और उस किताब की एक कॉपी हासिल करने में कामयाब हो जाता है। और स्पेन के ज़रिए वो किताब, और इस किताब को अरबी में नाम दिया जाता है हिंद सिंध। ये कई एंगल से सोचने वाली बात है। ये सिर्फ एक एंगल से नहीं कि हम ये खुश हो जाएं कि हमारी किताब थी, उस पर आगे भी सोचने की ज़रूरत है। हिंद सिंध स्पेन पहुंचती है और अगले 30-40 साल में इस किताब का ट्रांसलेशन यूरोप की लगभग सारी भाषाओं में हो जाता है और रिनेसां चालू होने के बाद ये किताब आधार बनती है यूरोप की स्पेस स्टडीज का। और वो मानते हैं इसको, इनकार नहीं करते, किताबों में लिखा हुआ है। तो वो विश्व गुरु वाली बात जो मैं कह रहा था वो इसलिए आई कि हमारे ऋषियों ने जिस तरह की कल्पना की थी भारत के लिए, ये चीज उपाधि से नहीं आती, ये तो रिकॉग्निशन से आती है। उन्होंने कल्पना की थी कि क्या खूबसूरत बात कही है, बल्कि इसके कहने से पहले एक बात और बताऊं आपको। मैं कह रहा था कि 9वीं और 10वीं शताब्दियों में अरबों ने इतिहास लिखा। आप तबरी उठाइए, आप इब्ने कसीर उठाइए, आप इब्ने असीर उठाइए, आप याकूबी को उठाइए, आप मसूदी को उठाइए,
इब्ने खल्दून को उठाइए, पहला चैप्टर इनवेरिएबली हिंदुस्तान के ऊपर है। और क्या कहते हैं वो कहते हैं दुनिया में चार सभ्यताएं हैं। पहली सभ्यता ईरानी, जो अपनी शान और शौकत के लिए, वैभव के लिए जानी जाती है। दूसरी रोमन्स, जो अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। तीसरी चाइनीज, जो अपने हुनरमंदी के लिए, कौशल के लिए और कानून के आज्ञा अनुपालन करने के लिए उनकी पहचान है। और भारत चौथा नाम लिखते हैं वो, जो अपनी ज्ञान की परंपरा के लिए जाना जाता है। ये तबरी ने भी यही लिखा है, इब्ने असीर ने भी यही लिखा है, इब्ने कसीर ने यही लिखा, याकूबी ने यही लिखा है। और वो अकेले नहीं कह रहे। 7वीं सदी में हुजूर सल्लल्लाहु प्रॉफिट साहब मदीने में बैठ के, भारत कभी आए ही नहीं, मदीने में बैठ के कह रहे हैं, अजीदु रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, मैं हिंदुस्तान की सरजमीन से ज्ञान की शीतल हवा के ठंडे झोंके आते हुए महसूस कर रहा हूं। इकबाल ने उसको अपनी नज़्म में कह दिया, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। तो ये दूसरे के, हमें अपने आप को उपाधि देने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन दूसरों ने रिकॉग्नाइज किया था। हमारी बदकिस्मती, जहां हमें सोचना चाहिए, इस पे गर्व करने से ज्यादा हमें शर्म आनी चाहिए। ये हमारी परंपरा थी और आज हम खुद अपनी परंपरा से परिचित नहीं। हमारे ऋषियों ने जो कल्पना की थी वो तो ये थी, एतद् देशा परशु तस्या सकाशाद अग्रज अनमना सोम सम चरित्रम शिक्षेरण पृथ्वीयम सर्वम आनवा। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां दुनिया की विभिन्न परंपराओं, देशों से ताल्लुक रखने वाले लोग यात्रा करके भारत आएंगे। काहे के लिए? हमारे बारे में जानने के लिए नहीं, अपनी परंपराओं के बारे में ज्ञान हासिल करने के लिए भारत आएंगे। ये स्थिति कब बनेगी? ये स्थिति तब बनेगी जब ये स्थिति ये थी कब? जब हमारे यहाँ वो लोग थे, ऐसे गुरु थे। खुद सोचिए कि एक मानिए थोड़ी देर के लिए कि यूरोप से एक क्रिश्चियन चल के आता है। काहे के लिए? भारत की परंपराओं को स्टडी करने के लिए, क्रिश्चियन परंपराओं को स्टडी करने के लिए। और हमारे पास वो टैलेंट है। एक अरब आए इस्लाम को स्टडी करने के लिए, तो वो विश्व गुरु किसी की उपाधि देने, ये रिकॉग्निशन था। आज हम सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हमें पैदा करना पड़ेगा। सबसे पहले तो खुद अपने लोगों को, जो हमने इतने साल की जो ये दरिद्रता का और गुलामी का जो जुआ अपने कंधों पे झेला है, उसका कोई और कारण नहीं, उसका एक ही कारण, क्या एक बड़ी आबादी हमारे यहाँ, उनका एक एटीट्यूड बन गया था। आप और कहीं मत जाइए, रामचरितमानस में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? कोई नहीं रखो हमें कहानी, दासी का बन जाइए रानी। क्यों? मेरी स्टेक नहीं है सोसाइटी में। अगर मेरी स्टेक नहीं है सोसाइटी में तो मेरी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है? पानीपत में जितनी फौजें थी उससे ज़्यादा, जैसे आजकल इलेक्शन के लिए लोग टीवी के सामने बैठते हैं चौराहों पे, तो इतिहास में तो यही लिखा हुआ है कि पानीपत के इर्द गिर्द जो लोगों की संख्या थी, वो कुल मिला के जो ये सुनने का इंतज़ार कर रहे थे कि बाबर जीते कि इब्राहिम लोदी जीते, तो उनकी संख्या कुल मिला के दोनों फौजों से मिला के ज़्यादा थी। दर्शक दीर्घा थी। क्यों? मुझे तो भैंस ही चरानी है, मुझे तो कपड़े ही धोने हैं, मेरा क्या, मेरी क्या स्टेक? आज हम वहाँ नहीं जहाँ हम थे। आज तो मुझे इतनी खुशी हुई। एक दिन मैं यहीं अपने घर के नज़दीक में मार्केट में था, तो जूते को मेंड करने का, मोची कहते हैं ना, मोची गांठने वाला,
तो मुझे तो मैं वहीं शॉप से निकला तो वो बेचारा, उसके पास दुकान भी नहीं है, छाता लगा, पेड़ के नीचे उसने छाता लगाया हुआ है और वो पॉलिश और किसी के जूते गांठने का काम कर रहा है। मुझे उत्सुकता रहती है थोड़ी सी, तो मैं खड़ा हुआ उसके पास, उससे पूछा कितने पैसे कमा लेते हैं आप दिन भर में वगैरह वगैरह, उससे ज़रा सी फेमिलियरिटी पैदा की। फिर मैंने पूछा कितने बच्चे हैं, तो उसने कहा 3। अब ये ध्यान रखिएगा उसके पास दुकान नहीं है, वो सड़क पर बैठ के जूते गांठ रहा है। फिर मैंने उससे पूछा 3 बच्चे, मैंने कहा बच्चे पढ़ते हैं? हाँ साहब। भैया किस स्कूल में? तो मेरी तबीयत खुश हो गई जो उसने बताया, हौस खास एरिया का जो बेहतरीन स्कूल है उनमें से एक। उसने कहा मेरे 3 बच्चे वहाँ पढ़ते। उसके सर पे दुकान मतलब छत नहीं है, लेकिन अपनी बेटे को वो उसी स्कूल में पढ़ा रहा है। क्यों? उसके दिल में अब है कि मेरी बेटी भी फला बन सकती है, मेरा बेटा भी फला बन सकता है। हमारी जिम्मेदारी है। फेस्टिवल का मतलब ही है कि हम इसे अपनी जिम्मेदारी समझें कि जिनको जो इस ज्ञान से वंचित हैं, हम उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। स्वामी विवेकानंद ने तो बहुत बहुत सख्त शब्द प्रयोग किए। उन्होंने कहा एज लॉन्ग एज मिलियंस लिव इन पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस, आई होल्ड एवरीवन who has received education at their expense a traitor if he does not feel about them. हमारी पढ़ाई पे सिर्फ हमारे परिवार के पैसे नहीं खर्च हुए, उस आदमी के भी पैसे खर्च हुए, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, जिसको खुद स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। इसलिए हमारी उनके प्रति एक जिम्मेदारी है। ये फेस्टिवल मुझे अच्छे लगते हैं इसके लिए कि हम इसमें ज्ञान का, शब्द का, इसका उत्सव मनाते हैं। तो उत्सव में तो फिर सब शरीक होने चाहिए, तो फिर हमें उनके पास ज्ञान ले जाने की कोशिश करना चाहिए। आप ये काम करेंगे, मुझे इसका पूरा विश्वास है। एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हुए और आपसे माफ़ी मांगते हुए इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। न जाने कितने अरसे के बाद इतना विद्वत्तापूर्ण भाषण सुनने को मिला मुझे, और आप सबको शायद। दोबारा से धन्यवाद के रूप में मैं सम्माननीय राज्यपाल महोदय के लिए विद्यापति का एक श्लोक आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि सविद्यः पुरुषः श्रेष्ठो, सविद्यः पुरुषः श्रेष्ठो यत्र कुत्रापि तिष्ठति तत्रैव भवति श्रीमान पूजा मंचति भूभुजा। आपका महोदय बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब मैं चाहता हूँ कि स्मृति चिन्ह के साथ, ताकि जब ये फेस्टिवल शुरू हो और जब ख़त्म हो और उसके बाद के सिलसिले में आप सबके दिलों में, आपकी स्मृतियों में वो बसा रहे, तो सबसे पहले मैं आलोक कुमार जी से आग्रह करूँगा कि वो राज्यपाल महोदय को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। इसमें जो एक पेंटिंग हम माननीय महोदय को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो सौराठ जो एक और इस बार हमारा स्थल है इस फेस्टिवल का, उस पर एक पेंटिंग है, मधुनी पेंटिंग पूजा झा ने ये बनाई है, उसको प्रथम पुरस्कार भी मिला है। और आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारा ये मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल है इस बार, वो पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री है। हमने कोशिश की है कि एक भी प्लास्टिक का टुकड़ा इस पूरे आयोजन में शामिल ना हो। और उसके अलावा हमने पूरे देश से गीतकारों, संगीतकारों और नर्तकों को उसमें आमंत्रित किया है। अब मैं जो मिथिला की संगीत कोकिला मानी जाती हैं कुमुद दीवान जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे सदस्य सचिव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। अब मैं एम जे वारसी साहब से आग्रह करूंगा कि वो डॉक्टर रमाशंकर दुबे जी को स्मृति चिन्ह देकर इस संस्था को सम्मानित करें।
अब मैं आरसी चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि वे रतीश नंदा जी को स्मृति चिन्ह देकर अपनी संस्था को सम्मानित करें। चौधरी जी, इस सभा की सूचना के लिए कि मिथिला में जो उद्यमी हैं उनमें आरसी चौधरी जी का नाम सबसे ऊपर आता है। इन्होंने इतना बड़ा उद्योग और इतने सारे रोज़गार के अवसर दिल्ली और दिल्ली के आसपास लोगों को दिए हैं। और मैं अब आराधना जी से आग्रह करूंगा कि हमारे अपने प्रोफेसर महेंद्र नाथ ठाकुर जी को स्मृति चिन्ह देकर इस संस्था का मान बढ़ाएं। इस साल का आयोजन में कुमुद झा दीवान जी के साथ साथ पंडित सुब्रत डे विष्णुपुर घराना से, डॉक्टर अंजन श्रीवास्तव वायलिनिस्ट, डॉक्टर वीणा शेषाद्री भरतनाट्यम की, और हमारे अपने लेकिन डागा घराने के पंडित हरिनाथ झा इस आयोजन में संगीत की प्रस्तुतियां और गीत नृत्य की प्रस्तुतियां देंगी। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए सम्मान्य राज्यपाल महोदय के लिए एक विशेष उपहार जो है इस संस्था की तरफ से मैडम के लिए सर जी, मधुबनी पेंटिंग से की हुई जूट की आपका सबसे बड़ा उपहार तो ये आपने बुलाया है जी। ओके नेशनल ओके, ये वंदना है। बहुत बहुत आप सबका आभार कि आप इस कार्यक्रम में आए। अब राष्ट्रगान के लिए हम सब कोई खड़े होंगे।
लिटरेरी फेस्टिवल एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है जिसके जरिए पूरे देश को, दुनिया को जो चीज़ मिथिलांचल से आई है, मधुबनी से आई है, उस इलाके से आई है, जो ज्ञान की परंपरा आई है, जो कला है, हुनर है, उसके बारे में दुनिया को पता चलेगा। और ये हमारी बड़ी समृद्ध परंपरा है जिसे दोबारा जिंदा करने की ज़रूरत है। मैं ये अपील भी करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचें और इससे लाभ उठाएं। जी ज़रूर आइए। देखिए मैं मानता हूँ हमारी असल पहचान, भारत की असल पहचान, भारत की ज्ञान परंपरा, और ये जो फेस्टिवल्स हैं ये उस ज्ञान परंपरा के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं, इसलिए इनको बहुत महत्व दिया जाना चाहिए। ये अक्षर का, शब्द का महोत्सव है और ये उन लोगों तक भी ज्ञान ले जाने में मदद मिलेगी इससे जो जिनके पास औपचारिक है, उनके पास मतलब जो औपचारिक है विषय, ये नहीं कि वो लोग कोई जानते नहीं चीज़ों को जानते हैं, लेकिन एक जो पारंपरिक शिक्षा है वो भी का भी महत्व से पता चलेगा। तो उसी के माध्यम से हम अपनी इस परंपरा से परिचित हो सकते हैं। चुनाव का जो है नाम है। और पिछले साल 18 में किया और बहुत जरूरी था कि उसको फिर से किया जाए, उसको जारी किया जाए और उसको जारी। 19 में हम लोग फिर जो है 24 से लेकर 27 4 दिन किए, राजनगर और सराह 2 गाँव में बना रहे हैं। और वहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत सारे कलाकार बहुत सारे बाहर के लोग, बहुत सारे बाहर के हमारे बहुत बड़े साहित्यकार आ रहे हैं, बहुत सारे उद्योगपति आ रहे हैं। कैनवस तैयार जहाँ पे कि आप साहित्य जोड़ के बहाने सबको जोड़ एक मंच पर ला के ऐसा जोड़ कर मंच तैयार करें जहाँ सब एक साथ बैठे बात करें और क्षेत्र की विकास की बात। लगता है कि इससे एक कला क्षेत्र है, वो तो कला क्षेत्र है। कला क्षेत्र कैसे आसानी से दर्शन से जुड़ा है, तंत्र से जुड़ा है, कला से ये सारी विशेषताएं खास दर्जा जो है वो लेता है। गाँव में ही ये सारी चीजें पहुंची।